जय हिंद साथियों। आज हम लोग महासागरीय प्रमुख धाराएं पढ़ेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज की सीरीज को हम लोग एक एक करके क्रम से पढ़ते रहेंगे और ध्यान रहे कि इसको मानचित्र के आधार पर पूरी व्याख्या करेंगे और यहाँ से आपके परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो जो आज हम लोग का जो टॉपिक है, ये सबसे पहले ये जानते हैं कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या होती है। इसे ओशियन करंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर महासागर की बात करें तो देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है, ये है आपका प्रशांत महासागर, ये भी आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। इन्हीं महासागरों में जो प्रमुख धाराएं चलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ की पॉइंट को जानेंगे जो एकदम जैसे गर्म जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा क्या है। तो एक छोटी सी लाइन हम आपको बताएंगे जिससे आप तुरंत ये जान लेंगे कि ठंडी धारा कैसे होती है, गर्म जलधारा कैसे होती है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। पहली बात, महासागरीय जो धाराएं होती हैं महासागरों में नदी प्रवाह के ही समान है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब यहाँ है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है, इसकी जो उत्पत्ति कैसे होती है। आइए इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग ध्यान से जानते हैं। देखिए अगर महासागरों की उत्पत्ति की बात करें तो पहले जानते हैं महासागरीय धाराएं क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ एक एक करके क्रमवार पढ़ेंगे। जैसे जो महासागरीय जल की निश्चित सीमा के अंतर्गत सतत एवं निर्दिष्ट दिशा में तीव्र संचलन महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। धाराएं धरातली भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही होती हैं। जो सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। माने जो सागरीय जल है इनकी वजह से हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। अब इनके बारे में और कुछ अगर हम लोग जानें कि धाराओं की उत्पत्ति में कोरियालिस बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरियालिस बल तापमान, लवणता, घनत्व में विभिन्नता, वायुदाब, हवाओं के साथ साथ वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रमुख योगदान होता है। ये धाराओं की उत्पत्ति की प्रमुख कारण है जो परीक्षा में आपसे एकदम सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या पूछ लिए जाते हैं? सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वाष्पीकरण, वर्षा क्या क्या है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर तापमान में देखा जाए ऊष्ण धारा और शीत धारा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार की होती है। एक होती है गर्म जल धारा, दूसरी होती है ठंडी जल धारा, माने ऊष्ण धारा और शीत धारा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। अगर हम इस मानचित्र में देखें तो गर्म जो धारा है वो हम पीले कलर एरो से है और ठंडी धारा जो है वो नीले कलर के एरो से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी जब हम मानचित्र पर जाएंगे तो विश्व के मैप पर जाएंगे तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सामान्यतः निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ संचलन करने वाली धाराएं उष्ण होती हैं। मतलब एक लाइन में अगर हम आप समझें कि जिन धाराओं का जन्म, ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जिन धाराओं का जन्म 0 डिग्री के आसपास होता है, माने निम्न अक्षांशों पर होता है, वे सभी गर्म जल धाराएं होती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य किरणें कभी न कभी इस बिंदु पर सीधी पड़ती रहती हैं। मतलब आम बोलचाल की भाषा में अगर आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, इतना जानिएगा जिनका जन्म इस भूमध्य रेखा के आसपास होगा वे सभी गर्म जल धाराएं होंगी। मतलब एक लाइन में हम अगर कहें कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ संचलन करने वाली धाराएं उष्ण होती हैं, गर्म होती हैं। इसके ठीक विपरीत जब हम उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ संचलन करने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। धाराओं को गति, आकार, दिशा में अंतर के आधार पर उन्हें हम कई प्रकार से बांटते हैं। मतलब उनकी गति कैसी है, धारा का आकार कैसा है, उसका दिशा कैसा है, इनके आधार पर हम इन्हें कई प्रकार में विभक्त करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं ये धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। जैसे ये पूरा पृथ्वी है और ये आप देख रहे हैं 7 महाद्वीप हैं। इसमें हम लोग एक बात जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है जिनकी वजह से ये उत्पत्ति होते हैं। ध्यान देना होगा कि धारा की उत्पत्ति के कारण, पहला, महासागरीय क्षेत्रों में तापांतर के कारण गर्म जल ठंडे जल अधिक घन, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो गर्म जल ठंडे जल अधिक घनत्व के कारण गर्म जल की अपेक्षा नीची सतह की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होता है। माने अधिक घनत्व के कारण जो गर्म जल की अपेक्षा नीची सतह की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होता है।
मतलब संतुलन स्थापित करने के लिए ठंडा जल अधोप्राय के रूप में गर्म की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, जैसे हम अभी जब हम पानी गर्म करते हैं, एक नियम आप लोग को आगे हम बताएंगे, हवा का चलना भी हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पर ये उसी के नियम की तरह काम करता है। माने जब हवा गर्म, जब जल क्या होता है, गर्म होता है तो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे ठंडा जल आता है। कभी ठंडियों में जब आप दवा खाने के लिए पानी गर्म करके रखते हैं, कुछ देर बाद पीते हैं, तो पहले पानी ऊपर गर्म रहता है, फिर नीचे ठंडा आता है। उसका यही कारण है। आगे हम जब इसका एमसीक्यू हल करेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। लवणता में अंतर, जल संचलन को प्रभावित करना, कम लवणता वाले जल अधिक लवणता वाले जल की तरफ संचालित होते हैं, माने बढ़ते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर का जलधारा के रूप में भूमध्य सागर की ओर संचालित होता है, जबकि संतुलित स्थापित करने के लिए भूमध्य सागर की ओर आगे प्रवाह होता है। यहाँ पर पृथ्वी के स्थानीय पौने भी धाराओं की उत्पत्ति, उनकी दिशा में मुख्य भूमिका निभाती हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है, जिसके कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, ध्यान रहे उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम यहाँ पे ग्लोब बनाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हम ये धाराएं अपनी दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ती हैं। ये एक परीक्षा का सवाल है आपके लिए, जहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं, माने दाईं तरफ और बाएं तरफ। ये दोनों बातें याद रखिएगा। धारा की उत्पत्ति एवं दिशा के निर्धारण में तट का जो आकार होता है, जलमग्न, बाधाएं आदि का भी प्रमुख योगदान होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। माने अगर हम इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करें तो सबसे पहले मैं ठंडी और गर्म दो जलधाराओं के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे गर्म जलधाराओं की बात करूँगा। गर्म जल धाराएं, ठीक है। आइए गर्म जल धाराओं के बारे में पहले जान लेते हैं। जो धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं उन्हें गर्म जल धारा कहते हैं। इसके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से ज़्यादा होता है। ये जलधारा जिन क्षेत्रों से चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। माने जैसे गर्म जलधारा यहाँ जहाँ से चलेगी वहाँ का क्या करेगी, तापमान बढ़ा देगी। दूसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठंडी धाराएं, ठंडी जल धाराएं, मतलब ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। ये ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर चलती है, मतलब ये समझ लीजिएगा। ये हमेशा ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलती है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ होता है तो ध्रुवों से ये विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, ऐसे मानिएगा। माने उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों से चलती हैं वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे, एक एक बात को समझेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या क्या कारण हैं जिसको प्रभावित करती हैं, माने तट की दिशा तथा आकार। एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि तट की जो दिशा होती है, इनका जो आकार होता है, ये कैसे प्रभावित करती हैं। माने जब महाद्वीपीय भाग सागरी जलधाराओं की दिशा लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराएं आगे जाने में अवरोध उत्पन्न हो जाती हैं और महाद्वीपीय तट के समानांतर धीरे धीरे क्या होती हैं, ये चलने लगती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा, तली आकृतियां, माने महासागरीय तल की जो असमानताएं धाराओं के मार्ग को बदलती हैं। मौसमी परिवर्तन, मानसूनी हवाओं का मौसमी परिवर्तन हिंद महासागरीय धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टॉपिक हमने देखा भी कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, माने पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में जो घूर्णन के कारण धाराएं का मार्ग गोलाकार हो जाता है। और पृथ्वी के जो परिभ्रमण है, इस परिभ्रमण के कारण उत्तरी में अपने दाएं ओर, ऊपर जैसा मैंने बताया है, दक्षिणी गोलार्ध अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाते और पीछे छूट जाते हैं और पूरब से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। विषुवत रेखीय धाराओं को उत्पन्न होती है। माने पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान भिन्नता, घनत्व भिन्नता, वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव, ये सभी पर्याप्त सहयोग करती हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि दो प्रकार की धाराएं होती हैं। अब यहाँ से जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे, जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके पूछिएगा। चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अटलांटिक महासागर की धाराएं। पहली बात ये जान लेते हैं अटलांटिक महासागर है कहाँ। यहाँ पे कुछ बातें आप लोग को जानना होगा। ये है आपका उत्तरी अमेरिका,
ये है आपका उत्तरी, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। यह है आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर है ये दक्षिणी अमेरिका, ये सब महाद्वीप है। ठीक है, ये देखिए यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका है, और ऊपर ये ग्रीनलैंड है, ये आपका है ग्रीनलैंड। अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इन दो धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ठंडी जलधारा, फिर गर्म। जो ठंडी जलधाराएं हैं उसे हम लोग किस कलम से इस्तेमाल करेंगे? हम ठंडी जलधाराओं को नीले पेन से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठंडी जलधाराएं। तो पहले यहाँ पे याद रख लेते हैं ठंडी जलधाराएं क्या हैं, गर्म जलधाराएं क्या हैं। पहले फॉकलैंड की धारा, आपके सामने पहली कौन सी धारा आएगी? फॉकलैंड की धारा। आइए पहले फॉकलैंड की धारा के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तो जो फॉकलैंड की धारा है यहाँ पे है, देखिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि जो फॉकलैंड की धारा है ये परीक्षा में एक प्रश्न एकदम हूबहू सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आते हैं। अब बताइए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें कि फॉकलैंड की धारा क्या है, ठंडी धारा है, इसका मतलब ये ध्रुवीय क्षेत्र से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी? ध्रुवीय क्षेत्र से निकलेंगी। तो बताइए भैया, फॉकलैंड की धारा आपको कहीं दिख रही है? जल्दी से बताइए। देखिए, ये लेब्राडोर की है, इरमिंजर की धारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, रेलेन की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, एंटीलिजीन है, उत्तरी विश्व, दक्षिण विश्व, ब्राजील, वेनेजुएला, फॉकलैंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है आपका फॉकलैंड। मतलब अगर ये धारा जो चल रही है, ये चल रही है आपकी नीली कलर से, ये क्या है आपकी फॉकलैंड की धारा। ठीक है, अब फॉकलैंड की जो धारा है इसके बारे में आप लोग को बताइए, इसका क्या क्या उपनाम है, इसे कैसे किस नामों से और जाना जाता है। देखिए, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा और ब्राजील की गर्म जलधारा मिलकर पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती हैं। इसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका की पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर दिशा में चली जाती है, जिसे बेंगुला की ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चल के देखिए, यहाँ आगे जा रही है ना, यहाँ विश्व ब्राजील की जलधारा से मिलेगी। ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखते हैं। पहले इसके बारे में और अच्छे से जान लें, पहले एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराओं में देखा जाए तो दक्षिण विश्वोत्तरी धारा से होती ब्राजील के तट से टकराती है, इसे ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, ये है आपकी ब्राजील की धारा, ये आपकी क्या है? ब्राजील की। ब्राजील धारा है, ये फॉकलैंड की धारा है। ध्यान से समझिएगा, ब्राजील की धारा ये गर्म जलधारा है। ब्राजील की जो धारा वो कैसी है? ये एक गर्म जलधारा है। ये कैसी है? ये गर्म जलधारा है। और ये फॉकलैंड जो है ये ठंडी जलधारा। एक काम करते हैं, ठंडी को माइनस और गर्म को प्लस कर लेते हैं ना, ये हमारी प्लस हो गई और ये हमारी माइनस। ठीक है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है। ये दोनों पृथ्वी परिभ्रमण के कारण ये पछुआ पवन के संपर्क में आ जाते हैं, फॉकलैंड और ब्राजील की धारा से मिलती है। ब्राजील गर्म जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। दोनों मिलकर पूरब की ओर मुड़ जाते हैं। दोनों मिलकर क्या होते हैं? पूरब की ओर मुड़ जाते हैं। जब पूरब की ओर मुड़ जाते हैं तो इसे हम दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ध्यान देखिएगा, दोनों मिलने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पूरब की तरफ चल जा रहे हैं, और जब पूरब की तरफ चल जाते हैं इन्हें हम दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो दो धाराएं आपकी हो गई, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर में मुड़ जाती है। देखिए, एक शाखा यहाँ पे उत्तर की तरफ मुड़ गई है, और जब उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी तो देखिए ये कैसी जलधारा होगी? इसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा। यह आगे चलकर विषुवत रेखा से मिलकर धाराओं में एक वृत्त का निर्माण करती है, और वृत्त का निर्माण करते हुए फिर ये क्या करती है? आगे देखिए दक्षिण विषुवत जलधारा के रूप में चल जाती है। सोचिए कितना बढ़िया हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर हुआ? यहाँ पे बेंगुला की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। अब हमने क्या क्या देखा, मैं दोबारा इस मानचित्र को समझाना चाहूँगा कि जो ब्राजील की जलधारा गर्म है, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, ये दोनों मिलने के बाद ये पूरब की तरफ चल जा रही हैं। देख रहे हैं, जिससे हम दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। इसकी एक शाखा अफ्रीका के तट के सहारे उत्तर की तरफ चल रही है, जिससे हम बेंजोला की धारा कहते हैं। ये देखिए, पहले हम लोगों ने फॉकलैंड की धारा पढ़ लिया ना, पहले किसकी धारा पढ़ लिया? फॉकलैंड की। अब बेंगुएला की धारा, मतलब इसको अगर हम देखें कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा लिखा हुआ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बेंगुला की धारा। ठीक है, ये बेंगुला की धारा उत्तर की तरफ जाएगी, फिर ये ध्यान दीजिएगा, फिर ऊपर जाने के बाद क्या हो रही है?
बेंगुला की धारा ये आगे चलकर दक्षिण विषुवत रेखी धारा में मिल जाती है और वृत्त का निर्माण करती है और किसकी, घड़ी की सुई की दिशा में के विपरीत प्रभावित होती है। इसे हम दक्षिण विषुवत धारा के नाम देख रहे हैं यहाँ से, इसे हम दक्षिण विषुवत धारा के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण विषुवत जलधारा है ये गर्म जलधारा हो जाती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास पहुंच जाती है। ठीक है, ये कौन सी है, ये गर्म जलधारा है और बेंजुला जो है आपकी ठंडी धारा है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक टॉपिक है आपका कनारी की धारा। कौन सी है, कनारी की धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनारी की धारा एक ठंडी जलधारा है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी कनारी की जलधारा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बताइए कनारी की जलधारा के बारे में आप कितना जानते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए बताइए। देखिए यह एक ठंडी जलधारा है, कैसी है, यह एक ठंडी से माइनस से, ठीक है। देखिए ठंडी जलधारा माइनस और गर्म जलधारा को प्लस, ठीक है। ये एक ठंडी जलधारा है, यह बात आपको स्पष्ट हो गया सभी को। किसी के मन में कोई सवाल। उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह की दूसरी शाखा जब दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जब दवा देख रहे हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह है दो तरफ, एक तो उत्तर की तरफ जाती है और एक दक्षिण की तरफ आती है। जब दक्षिण तरफ आती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा इसे कहते हैं, ठीक है। दिख गया आपको। यहां से किसी के मन में कोई सवाल। देखिए ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। कनारी द्वीप से आगे बढ़ते हुए ये विषुवत रेखी धारा में मिल जाती है। देख रहे हैं, ये आगे जाके विषुवत रेखी धारा में मिल जाती है। कनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, कनारी की ठंडी जो जलधारा है ये सहारा का जो मरुस्थल है उसके बनाने में, उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाती है। अब आते हैं लेब्राडोर की धारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ठंडी जलधारा है। कौन सी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। कौन सी धारा है, ठंडी जलधारा। आइए लेब्राडोर की धारा के बारे में एक बार जान लेते हैं। यह एक कैसी धारा है, यह देखिए आपको लेब्राडोर की धारा यहाँ पर है, दिख गया। ये ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के पास है, इसको माइनस कहते हैं। मतलब माइनस का मतलब क्या है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। क्लियर। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू के मध्य, ध्यान दीजिएगा, एक बेफिन की खाड़ी डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यह है लेब्राडोर। इसके बारे में और अच्छे से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यह धारा बेफिन की खाड़ी डेविस जलडमरू मध्य, यहाँ पे बेफिन की खाड़ी है, डेविस जलडमरू मध्य के से तट से सारे दक्षिण की ओर बहती है। देखिए कहाँ से, दक्षिण की ओर बह रही है और ध्रुव से आ रही है। जब ध्रुव से आएगी तो इसका मतलब ये धारा ठंडी जलधारा है और ग्रीनलैंड के दक्षिण किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिल जाती है। और जब मिलने के बाद आगे संयुक्त जलधारा न्यू फाउलैंड के तट पर कहाँ पहुंचती है, न्यू फाउलैंड के तट पर यह पहुंचती है। और वहां पर क्या होता है, वहां पे ग्रांड बैंक के पास, देख रहे हैं ग्रांड बैंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू फाउलैंड तट है, यहाँ पे ये न्यू फाउलैंड का तट है। यहाँ पे तट के पास ग्रांड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम की धारा से मिलती है। देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम की जो धारा से लेब्राडोर की धारा मिल जाती है। और जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है वहाँ पर ताप व्यतिक्रमण के कारण घना कोहरा बनता है। याद रखिएगा, जब ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है खूब कोहरा पड़ता है। जब खूब कोहरा पड़ेगा तब क्या होगा, वहाँ पर सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन लेब्राडोर की ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराओं के बीच उपप्लावन के कारण, किसके नाते, उपप्लावन के कारण प्लैंकटन, लिख लीजिएगा प्लैंकटन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लैंकटन। प्लैंकटन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मछलियों का आहार है और यही कारण है कि ग्रांड बैंक, जॉर्जेज बैंक जैसे स्थानों पर बहुत ज़्यादा मछली मिलता है। यहाँ पे ग्रांड बैंक भी है, यहाँ पे जॉर्जेज बैंक भी है। कौन सा, जॉर्जेज बैंक है। मतलब बहुत ही बहुतायत में मछली मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर हो गया सबका। अब हम आते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। यहाँ पर एक छोटा सा है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आप लोग को डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा क्या है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, मैंने आपको पहले बताया ना, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न तो आते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये जानना होगा। यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास से धारा निकलती है जिसे हम पूर्वी ग्रीनलैंड धारा के नाम से जानते हैं। अगला है इमिंजर की धारा। देखिए इमिंजर की जलधारा यहाँ पर, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। इमिंजर की जो जलधारा है ये कैसी है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक। इसके भी कोई मतलब नहीं है।
आगे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताना चाहूँगा, वैसे मुझे आगे बताना चाहिए। देखिए, जब गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप में पहुँचती है तो नॉर्वे में इससे अधिक लाभ पहुँचता है। मतलब यहाँ पे अधिकांश जो क्षेत्र होता है बर्फ से आच्छादित होता है, लेकिन अटलांटिक गर्म होने के कारण वहाँ पर यूरोप का कंबल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल के नाम से इसे जाना जाता है। तो जना एलमिंजर की जलधारा बहुत खास विशेषता इसकी नहीं, इसलिए मैंने आपको इसको नहीं बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और आगे तथ्य की तरफ। मतलब उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके मन में जो प्रश्न रहा होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे कुछ धाराएं, फॉकलैंड की धारा, बेंजुला, कनारी, लेब्राडोर, ये 4 ऐसी धाराएं हैं, 4 ऐसी धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। याद रखिएगा, फॉकलैंड, बेंगुला, कनारी, लेब्राडोर की धारा। ठीक है, मानचित्र में आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं गर्म जलधारा की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब हम लोग गर्म जलधारा की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग पीले की तरफ बढ़ते हैं। पहला है उत्तरी विषुवत जलधारा। पहला है, ये देखिए आपका उत्तरी विषुवत जलधारा आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है उत्तरी विषुवत जलधारा। देखिए, यह विषुवत रेखा के समीप तट में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप समूह की तरफ बहती है। मतलब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इसका कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन यह जब भूमध्य रेखा के पास है, इसका मतलब यह है कि गर्म जलधारा है। माने विषुवत रेखा के समीप सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप समूह की तरफ बहती है। दूसरा है दक्षिण विषुवती धारा। ये देखिए दक्षिण विषुवती धारा यहाँ पर है, ये आपका गर्म जलधारा है, ये आपका। अब दक्षिण विषुवती धारा के बारे में बताइए जो लोग लाइव देख रहे हैं या वीडियो को बाद में देख रहे हैं। ये निःशुल्क क्लास है, देशित में राष्ट्रहित में मेरे द्वारा जो गेस्ट के रूप में लर्निंग विद दुर्गेश में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण विषुवती रेखा जो धारा है, ये गर्म जलधारा है। ये कैसे इसका जन्म हुआ, ऊपर हमने इसके बारे में बता दिया था। एक है प्रतिविषुवती धारा, प्रतिविषुवती धारा। तो प्रतिविषुवती धारा जो है, इसका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है आपकी परीक्षा में। फिर है गिनी की धारा, ये इंपॉर्टेंट है। गिनी की धारा क्या है? ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ से एक तट की धारा निकलती है। यहाँ पे ये गिनी का तट है, यहीं से निकलती है, जिससे हम गिनी की धारा के नाम से जानते हैं। कौन सी धारा? गिनी की धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं एक और अगले तथ्य की तरफ। ब्राजील की धारा देख रहे हैं, ब्राजील की धारा ये गर्म जल धारा है। ब्राजील की धारा के बारे में हम थोड़ी बातें आप लोग को जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। जो दक्षिण विषुवत रेखी धारा है, देखें दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा यहाँ पे देख रहे हैं, ये आगे चलती है, ये ब्राजील के तट से टकराती है। ब्राजील का तट है, यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद कहाँ? दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है। किस दिशा की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है। जब दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है, ध्यान दीजिएगा, तब ये गर्म जलधारा पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप एक विक्षेपण बल के कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन में होकर धीरे धीरे बहने लगती है और आगे चलकर यह ब्राजील की जो जलधारा है, ये गर्म जलधारा होती है और फॉकलैंड धारा से मिल जाती है। तो मतलब दक्षिण विषुवत रेखा जब ब्राजील के तट से टकराने के बाद दक्षिण दिशा में घूम जाती है, तब इसे ब्राजील की धारा कहते हैं, यह एक गर्म जलधारा है। अब आते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या करने की? गल्फ स्ट्रीम की धारा। देखिए ब्राजील की जलधारा के बारे में एक बात और अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जान लीजिएगा कि ब्राजील गर्म जलधारा, ये ब्राजील धारा उच्च तापमान उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवती जलधारा के विभाजन के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होता है। इसका प्रवाह ब्राजील के तट के समानांतर होता है। अब हम गल्फ स्ट्रीम की धारा की बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये हैंट्रस अंतरिक्ष से आगे ग्रांड बैंक तथा फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये फ्लोरिडा की धारा है, यहाँ पे देख रहे हैं गर्म जल धारा है। हैंटर अंतरिक्ष के आगे ग्रांड बैंक, देख रहे हैं ग्रांड बैंक यहाँ तक कि गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। जो न्यू फॉलैंड द्वीप से ग्रैंड बैंक इसी के नाम से जाना जाता है। न्यू फॉलैंड अभी मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे मछलियाँ खूब ज़्यादा बहुतायत में मिलती हैं। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बातें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए गल्फ स्ट्रीम की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये फ्लोरिडा की धारा है, और जब एंटीलीज की धारा, ये भी गर्म जल धारा है। एंटीलीज गर्म धारा है। ये दोनों धाराएं हेट्रस अंतरिक्ष के आगे बढ़ती हैं, तब इसे हम
गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तब इसे हम किस नाम से, तब हम इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये दोनों जलधाराएं गर्म हैं और यह गर्म जलधारा संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होता है। और एक बात और आपको जानना होगा, ये गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने किया था? तो पोंस डी लियोन ने। किसने किया था? लिख लीजिएगा सभी लोग, पोंस डी लियोन ने किया था। कब किया था? 1513 में। 1513 में किया था। एक बात और आप लोग जानते रहिएगा, इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। क्यों? कारण इसका जान लीजिएगा कि जब गल्फ स्ट्रीम की धारा नॉर्वे पहुंचती है तो ये शीतकाल में वहाँ पे अधिकांश हिमाच्छादित होता है। अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा के कारण ये वहाँ पे पहुँचने के बाद जो बर्फ़ होती है उसे पिघला देती है। देख रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के संपर्क में आने के बाद जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे करने के बाद क्या बर्फ़ पिघला देती है। इसलिए इसे हम यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल भी कहते हैं। आइए इनके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे वैसे मुझे लास्ट में बताना चाहिए लेकिन मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जब गल्फ स्ट्रीम से लेब्राडोर और जब लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा देख रहे हैं दोनों आपस में मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही है ना दोनों धाराएं, लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा, तो उसके प्लवकों, यहाँ पे क्या होता है, जो प्लवक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, प्लवक को भी लाती हैं। किसको लाती हैं? प्लवक को भी लाती हैं। ये प्लवक को लेकर आती हैं। जो प्लवक लेकर आती हैं तो यहाँ पर एक बात और क्या होती है, याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर ये मछलियों का बहुत आहार होता है जिसे हम प्लैंकटन कहते हैं। अंग्रेजी में प्लैंकटन, हिंदी में प्लवक कहते हैं। और इसकी वजह से जहाँ दोनों धाराएं मिलती हैं ठंडी और गर्म, वहाँ पे खूब कोहरा पड़ता है। जैसे न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास जब ठंडी धारा लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम मिलती है तो ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक मछली होता। पेरू के तट पर देखें तो एकोवी मछलियों के वितरण में पेरू या हिम्बोल्ट, जो हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, ये प्लैंकटन लाती हैं। एलिनो की जो गल धारा है, यहाँ पर भी वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ हम्बोल्ट है और यहाँ पर एलिनो है, इन दोनों की धाराएं जब मिलती हैं, हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, एलिनो गर्म है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, खूब मछली मिलती है। एक बात याद रखिएगा कि जब ठंडी धाराएं निकलती तो वहाँ से आइसबर्ग आता है। क्या आता है? आइसबर्ग। यहाँ पे आइसबर्ग लिख लीजिएगा, आइसबर्ग क्या जान लीजिएगा, जब ठंडी धारा अपने साथ बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड लेकर आती हैं, इसे प्लावी हिमशैल कहते हैं। ताजे पानी का विशाल भंडार होता है। ये सेल जलयानों के लिए खतरा होते हैं क्योंकि लेब्राडोर द्वारा प्लावी हिमशैल टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त हो गया, क्योंकि इसका एक भाग ऊपर दिखता है और 9 भाग जल में डूबा रहता है। इसलिए लगता है बर्फ छोटा है और जब ऊपर से ध्रुव की तरफ से आता है तो टकराने के बाद टूट जाता है। तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। आते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये गर्म जलधारा, ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। ये उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखा के जो कुछ भाग में मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है। ठीक है, ये देखिए फ्लोरिडा की धारा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, फ्लोरिडा की धारा है। ये खाड़ी से जल की धारा फ्लोरिडा के मुहाने से होकर बाहर खुले महासागर में मिलती है, जहाँ इसे एंटीलीज की धारा से मिलती, किससे, एंटीलीज की धारा से मिलती है। और यहीं पर यहीं से इसका जैसे देखा जाए तो यूएसए अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से बहने लगती है। इसे हैट्रस अंतरीप तथा फ्लोरिडा धारा कहते हैं। इसे हैट्रस अंतरीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा, हैट्रस अंतरीप कहते हैं और इसे फ्लोरिडा की धारा भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। इसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। फ्लोरिडा की धारा भी आप लोग को दिख रही है। अब है उत्तरी अटलांटिक की धारा। उत्तरी अटलांटिक की धारा दिख रही, ये है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, बहुत ही आराम से आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए उत्तरी अटलांटिक ये गर्म जलधारा है। ग्रांड बैंक से गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पूरब की ओर मुड़ जाता है। ये अटलांटिक महासागर से आर पार उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहने लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा, ये हो गई आपकी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। टकराने के बाद एक इमिंजन की जलधारा बन जाती है, दूसरी रेरेन की जलधारा बन जाती है। 2 भागों में जाती है, एक रेरेन की जलधारा, दूसरी इमिंजर की जलधारा के रूप में बन जाती है। और वहाँ पे गर्म जलधारा होती है, बर्फ को पिघला भी देती है। तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा।
यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा। एक है नॉर्वे की जलधारा। मैं यहाँ पे बताऊँ नॉर्वे की जलधारा के बारे में। अटलांटिक महासागर पूर्वी भाग में पहुंचकर उत्तरी अटलांटिक भाग धारा दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी मुख्य धारा ब्रिटिश द्वीप समूह से होती हुई नॉर्वे तट पर पहुंचती है। इसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। यह आर्कटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है। ठीक, आगे चलकर इसे हम अब यहाँ पर एक बातें मैं बताना चाहूँगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। चलिए, जहाँ पे मैं एक लिखता जाऊँगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर धाराएं हो जाएंगी, जहाँ मैं दो लिखूँगा वो दक्षिणी महासागर की धाराएं हो जाएंगी। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तथ्य को लिखवाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे उत्तरी विषुवत रेखी जो जलधारा है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, ये क्या है, एक नंबर है। एक नंबर का मतलब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा है। एंटीलीज की जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है, ये उत्तरी है। ये आपका कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंटीलीज की जलधारा। ये भी क्या है, ये भी आपका, अगर हम ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो ये भी आपका एक नंबर, माने उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। फ्लोरिडा की धारा, ये देख रहे हैं, ये भी फ्लोरिडा की धारा, ये भी क्या है, उत्तरी है। दूसरा गल्फ स्ट्रीम की धारा, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। लेब्राडोर, ये ठंडी भी है लेकिन ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक, ये भी देख रहे हैं, ये भी क्या है, उत्तर में नॉर्वे है। कनारी की ठंडी धारा, ये भी उत्तरी में आता है। लेकिन अगर हम दक्षिण विषुवत रेखी की बात करें, दक्षिण विषुवत रेखी धारा ये 2 नंबर में आता है। ये कितने नंबर में, 2 नंबर में। ब्राज़ील की धारा, ये भी दक्षिण में, देख रहे हैं, ये दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड की ठंडी धारा है, फॉकलैंड, ये भी 2 नंबर में आएगा आपका। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये आपका कहाँ आएगा बताइए, ये देखिए, ये है, ये भी आपका 2 नंबर में आएगा, माने ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। बेंगुला की धारा, ये देख रहे हैं, ये 2 नंबर में भी आएगा। तो इस प्रकार हमने धाराओं को उत्तरी और दक्षिण अटलांटिक में बात की। मतलब ये जो है ये पूरा नॉर्थ में है, ये धारा पूरा नॉर्थ में है, इसके नीचे वाले साउथ में है। ये इतना आप लोग समझ लीजिएगा। मतलब सीधा सीधा है, दक्षिण विषुवत जलधारा, ब्राज़ील की धारा, बेंजुला की धारा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, फॉकलैंड, ये सब दक्षिणी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख धाराएं थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके और आगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है। हाँ यार, लाइक का बटन नहीं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। ये वीडियो एल एन बी दुर्गेश के ऐप पर, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, निःशुल्क है मेरे द्वारा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक, प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। ठीक है, किसकी धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं। आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहली बात, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं कौन कौन है। देखिए, ये एशिया है, ये आपका है एशिया महाद्वीप। ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये नीचे अगर देखेंगे ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये ऊपर है आपका उत्तरी अमेरिका। इससे क्या होगा ना, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बीच में जो बना ये क्या बनेगा आपका, यही आपका प्रशांत महासागर है। दिख रहा है। अब अगर हम और अच्छे मानचित्र में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर, ये आकर यहाँ मिल जाता है। देखिए ये है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, इसके जो पूर्व में है ये प्रशांत महासागर। तो ये आपका प्रशांत महासागर है। अब हम इन्हीं के धाराओं को पढ़ेंगे। जब ग्लोब में दोनों जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद जो हमें मैप मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, अगर हम इसकी ठंडी धारा की बात करेंगे, अगर प्रशांत महासागर की हम ठंडी धारा की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है, ओयासियो या क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। गर्म जल धारा यहाँ पे है उत्तरी विषुवत की धारा, दक्षिण विषुवत की धारा, प्रतिविषुवत की धारा, क्यूरेशियो की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अलास्का की धारा, एलिनो की धारा। अब इसे हम और अगर डीप में अगर हम पढ़ें तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ठंडी की बात करें कि ठंडी जलधारा, तो क्यूराइल की धारा पढ़ते हैं। किसकी धारा? ठंडी जलधारा है, क्यूराइल की धारा। इसको हम लोग ब्लू कलर से पढ़ते हैं, क्यूराइल की धारा। तो भैया क्यूराइल की धारा अगर आप लोग को समझ में आ गया कि ये हमेशा ध्रुव से निकलेगी, तो यहाँ पे दिख रही है क्यूराइल की धारा, आपको दिख रही है, मतलब ये है आपका माइनस, ये है आपका माइनस। तो भैया क्यूराइल की धारा के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। क्या देखिए आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। इसे हम क्यूराइल की धारा कहते हैं। बताइए क्यूराइल की धारा के बारे में। देखिए क्यूराइल की धारा, यह धारा ओखोटस्क सागर से होकर किसके, लिखना चलेगा ओखोटस्क, यह धारा ओखोटस्क, ये ओखोटस्क सागर से लेकर, सागर से लेकर कहां तक, सखालीन द्वीप के, सखालीन द्वीप, कहां तक, सखालीन द्वीप है, सखालीन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होकाइडो द्वीप के पास ओयासियो धारा से, किससे, ओयासियो धारा, देख रहे हैं ये ओयासियो, ये भी ठंडी धारा है, यहां पे आकर ओयासियो धारा से साथ मिल जाती है। जापान के निकट जो क्यूरोशियो की धारा, गर्म जल धारा, तथा ओवासियो की ठंडी धारा के साथ मिलने पर यहाँ पर भी घना कोहरा मिलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यूराइल की धारा, देखिए ये क्यूराइल की धारा है, यहाँ पे क्यूराइल की धारा है, यहाँ पे उत्तरी प्रशांत जल धारा है, और यहाँ से अलास्का की जल धारा है। ये धाराएं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ओवासियो की धारा है और क्यूरोशियो की धारा, ये दोनों आपस में यहाँ मिल जाती हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से और पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है वो क्यूराइल की धारा पढ़ना है। कौन सी धारा? क्यूराइल की धारा पढ़ना है। तो क्यूराइल की धारा के बारे में कोई बताएगा? यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, ये है क्यूराइल की धारा, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। दूसरा है, ये हो गया कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। देखिए कैलिफोर्निया की धारा, ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया है। अब कैलिफोर्निया की धारा के बारे में बताइए। यह दक्षिण की ओर, जैसे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दो बातें हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, यहाँ पे ध्यान देते हैं, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह पढ़ लेते हैं। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह ये कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह आपको दिख रहा है ना, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तरी प्रशांत जो जल प्रवाह है, यह हम जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुँचने के बाद क्यूरोशियो की धारा, क्यूरोशियो की धारा देख रहे हैं यहाँ पे, क्यूरोशियो की जो धारा है, ये क्यूरोशियो की धारा, क्यूरोशियो की धारा पश्चिमी पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम की ओर बहने लगती है। इसे उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये अमेरिकी तट पर पहुंचने के बाद दो भागों में टूट जाती है। एक है आपका कैलिफोर्निया की धारा, एक है कैलिफोर्निया की धारा, दूसरा है अलास्का की धारा। पहले हम लोग पढ़ते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। ये दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ बहती है, इसलिए इसे हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। यह जलधारा मोजाबे व सोरोन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन से? मोजाबे व सोरन की मरुस्थल के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब है अलास्का की जलधारा। ब्रिटिश कोलंबिया की धारा भी इसे कहते हैं, अलास्का की धारा कहते हैं। यह एक गर्म जलधारा है। कैसी गर्म धारा? गर्म है, ये ठंडी है। ठीक है, ये लोग जानते रहिएगा आप लोग। कैलिफोर्निया भी गर्म है यार ना, कैलिफोर्निया भी जो धारा है आपकी, कैलिफोर्निया ये है आपकी ठंडी जलधारा। ठीक है, और अलास्का की जो जलधारा है ये आपका गर्म जलधारा है। अब देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वामावर्त मुड़ जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहते हैं। अलास्का के तट के साथ बहती, इसलिए इसे ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की धारा कहते हैं। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पर है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। ये पेरू की जो जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचती है। दक्षिण प्रशांत धारा जब ये कहाँ पहुंचती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, तो दक्षिण से उत्तर दिशा में पेरू तट के समानांतर बहती है। किसके तट के? पेरू तट के। इसलिए इसे
पेरू की जलधारा कहते हैं, इसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। और ये अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। किसके? अटाकामा मरुस्थल। कौन सा कामा? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल, ये मरुस्थल के लिए उत्तरदायी है। यह बात आप लोग को जानना चाहिए। ठीक, अटाकामा मरुस्थल कट रहा होगा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अटाकामा जानते रहिएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग का हो गया। ये थी ठंडी धारा, मतलब 3 ठंडी धारा जो परीक्षा में पूछती हैं। प्रशांत महासागर की, क्यूराइल की धारा जिसे ओयासियो की धारा कहते हैं, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो सभी हमारी गर्म जलधाराएं होंगी। ठीक है, पहला उत्तरी विश्वती धारा। उत्तरी विश्वती जलधारा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर की तरफ इसे क्यूरेशियो की धारा कहते हैं। तो बताइए ये क्या है आपका? यह है आपका उत्तरी विश्वती धारा। यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर महासागर की ओर बढ़ती है। यह धारा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है इसके आयतन में वृद्धि होने लगती है। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। यह धारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रवाहित होती है। इसे उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा भी कहते हैं। अब अगला है आपका दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। यह जलधारा देख रहे हैं यहाँ पे है नीचे। यह पूरब में मध्य अमेरिका के तट में पश्चिम से ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर चलती है। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम से बहते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती है दक्षिण विषुवती धारा। अब है आपकी अगली प्रति विषुवती धारा। कौन सी है? प्रति विषुवती धारा। यह धारा क्या है? यह विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखा धाराएं प्रशांत महासागर पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि एकत्रित होने से पश्चिम दिशा में प्रति विषुवती धारा का जन्म करती है। ये दोनों पूरा मिलाकर किसका जन्म करती हैं? प्रति विषुवती रेखीय धारा का जन्म देती हैं। ठीक है, यहाँ से इसका जन्म होता है। अब यहाँ पे एक बात और आपको जानना है, क्यूरेशियो की धारा। क्यूरेशियो की धारा देख रहे हैं, ये है आपका, ये है आपका क्यूरेशियो की धारा। ये गर्म है, ये क्या है? गर्म है। तो क्यूरेशियो की धारा है उत्तरी विषुवत धारा, फिलिपाइन द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए ये उत्तर की तरफ बढ़ती है। कहाँ पे? उत्तर की ओर बहती है। इसे क्यूरोशियो की धारा कहते हैं। यह एक गर्म जलधारा है और विषुवत धारा का ही एक अगला विस्तार है। ये विषुवत रेखा जो है उसी का अगला विस्तार जो है वो क्यूरोशियो की धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये देख रहे हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यही दक्षिण विषुवत धारा जब आगे चलती है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से जानी जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, आइए क्यूराइल की धारा क्या है आप बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, अगर हम क्यूरेशियो की धारा की बात करें तो ये अभी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये क्यूरेशियो की गलजल धारा है। यह उत्तरी विषुवत धारा फिलीपीन द्वीप पर पहुंचने के बाद ताइवान और जापान के तट के साथ उत्तर दिशा में बहने लगती है। इसे हम क्यूरेशियो की धारा कहते हैं। अगला है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी धारा जब दक्षिण की तरफ घूम जाती है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट से धारा आगे बढ़ती है, इसे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। अगला है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा कहाँ है? ये देख रहे हैं, इसके बारे में ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ लिया था। ये गर्म जलधारा है। कैसी है? ये अलास्का की जो धारा है ये एक गर्म जलधारा है। ऊपर हमने इसके बारे में व्याख्या कर लिया था। ठीक, इसलिए यहाँ पर हम अलास्का की जलधारा के बारे में ज़्यादा बार बार बातें नहीं करेंगे। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये गर्म जलधारा है। एल नीनो की धारा, ये थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि एल नीनो ला नीनो आता है। एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है। और इसका अगर हम जन्म की बात करें, एल नीनो की जन्म की हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इसका जन्म होता है। एक टॉपिक है एल नीनो का, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी बहन है ला नीनो। जब ये आता है तो पूरे पृथ्वी पर जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आता। आइए इसके धारा के कुछ और नाम पढ़ लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई सवाल तो नहीं है ना आपके मन में? अगर हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 2 तरह से और पूछता है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा माने नॉर्थ और ये साउथ। उत्तरी में क्या क्या आएगा? उत्तर विषुवती धारा, क्यूरेशियो की धारा, सीमा की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, क्यूराइल की धारा, ओवैसियो की जलधारा। लेकिन अगर दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलधारा पूछा जाए तो दक्षिण विषुवती जलधारा,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिण प्रवाह, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये इंपॉर्टेंट जो था वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, कैलिफोर्निया के तट के साथ धीरे धीरे, जब कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की धारा क्या, ठंडी जलधारा है। और ओवैसियो की धारा, देखिए ओवैसियो की धारा जो है यहाँ पे देख लीजिए, जलधारा, इसके बारे में बता दें। ये ओखोस्टक, देखिए ओवैसियो की जो धारा है आपकी, और एक है आपका क्यूरेल की जलधारा ठंडी जलधारा है। यह धारा ओखोटस्क सागर से होकर सलाखिन के से बहती हुई जापान से निकलती है। तो मैंने ऊपर हमने आपको बता दी। और कोई सवाल आपका? ओवैसियो की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ दोनों मिलने से, ओवैसियो की धारा और क्यूरेशियो की धारा मिलने से यहाँ पे क्या होता है, कोहरा होता है, खूब मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। यहाँ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर की धाराएं। किसकी? हिंद महासागर की धाराएं। देखिए यहाँ पे ठंडी जल धारा है, वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, एक ही है। किसकी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये कैसी धारा है? ये है आपकी ठंडी जल धारा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को जरा जवाब देना चाहिए। ये यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये आपका कैसा है? हिंद महासागर में। कैसा है? कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। आइए हिंद महासागर में भी हम लोग जान लेते हैं। ये कौन सी धारा है आपका? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो यह पछुआ पवन प्रवाह के शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी, देखिए पहले महाद्वीप के बारे में लिख दूँ। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, मैं थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आप लोग को आसान हो जाए। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है आपका यूरोप, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका एशिया। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर है। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यह शाखा, दूसरी शाखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जल धारा कहलाती है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है। यह धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल धारा के लिए है। मतलब यहाँ पे जो मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आगे चलकर ये कौन सी धारा बने? दक्षिण विषुवत की धारा बन जाती है। ये ठंडी जल धारा, एक ही ठंडी जल धारा जो परीक्षा में पूछी जाती, मैंने बता दिया। अगला है यह कि ठंडी। अब हम लोग बढ़ते हैं गर्म की तरफ। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अलगुहास की जलधारा। ये पूछा जाता है, अलगुहास की जलधारा हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ये प्लस, ये गर्म जलधारा है। अलगुहास की धारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर की जलधारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती हैं। ये संयुक्त रूप से प्रवाहित होती हैं। इस संयुक्त धारा को ही अलगुहास के नाम से जानते हैं। ये आगे चलकर पछुआ पवन में मिल जाती है। ये मेडागास्कर दिख रहे हैं, ये मेडागास्कर है। अब मोजाम्बिक की जलधारा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोजाम्बिक, ये दक्षिण विषुवती धारा, ये जो है दक्षिण विषुवत रेखी जो जलधारा है, एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है, जिसे मोजाम्बिक धारा के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें से पूछेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वो है आपका मेडागास्कर की धारा। इसमें नहीं दिया, मैं लिख दे रहा हूँ, मेडागास्कर की धारा। यहीं पर है मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट से बहने वाली दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखी जो जलधारा है जो इस तट से बहती है मेडागास्कर से, तो उस दूसरी शाखा को हम मेडागास्कर की धारा कहते हैं। अब इसके बाद आपका क्या क्या आता है? मोजाम्बिक हो गया। अब दक्षिण विषुवती धारा, दक्षिण विषुवती धारा, दक्षिण विषुवती धारा क्या है आपका? ये दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों के मध्य पूरब से पश्चिम की ओर बहती है।
ठीक है। अब ये हो गया आपका ल्यूइन की धारा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, इसको बता दें हम। ग्रीष्म ऋतु में माने गर्मी में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून नामक धारा का जन्म होता है, तो यह धारा अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। अरब सागर बंगाल खाड़ी में इससे प्रवाहित होता है। उत्तर पूर्वी मानसून धारा, ये उत्तर पूर्वी जो मानसून धारा है वो क्या है, ये शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून हवा स्थल की ओर चलने लगती है। इस कारण हिंद महासागर, अंडमान तथा सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का उद्गम होता है। पछुआ पवन प्रवाह भी एक है इसमें जो नहीं दिया गया है। यह धारा हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन धाराओं को पढ़ लिया। इसके बाद हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर का हो गया आपका, और प्रशांत महासागर के धाराओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको कोई छूटा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ गर्म जल धाराएँ चलती हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो कर लीजिएगा आप लोग। देखिए भी बहुत सारे की पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, आप जरा परेशान नहीं होइएगा। इसके अलावा इसकी जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगी। वैसे इससे बाहर आपको कुछ आना नहीं है। ठीक है, हिंद महासागर में कौन कौन प्रमुख है? विषुवत रेखी धारा है, मोजाम्बिक है, अलगुहास है, पछुआ पवन है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की धारा एकदम इंपॉर्टेंट है। अब प्रशांत महासागर में कौन कौन है? एक है क्यूरेशियो की धारा है, एलुसियन की धारा, सुषिमा की धारा, क्यूरेल की धारा, कैलिफोर्निया, पीरू की धारा को हमपोल्ड की धारा कहते हैं। ये प्रमुख है, तो यहाँ से भी चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लें। अब हम देखते हैं कुछ मैप के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए मानचित्र के आधार पर मैं कुछ यहाँ पे धारा बताना चाहूँगा जो परीक्षा में आपके लिए थोड़ा सा भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या क्या है वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा, ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह प्रशांत महासागर का गर्म जल धारा है। ये पिरुवन धारा को हमबोल्ड की धारा भी कहते हैं। इसे पिरुवन की धारा, हमबोल्ड की धारा कहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे, यहाँ पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होकर ठंडी जल धारा आती है। यहाँ पे प्रति विषुवती धारा होती है। ये दोनों विषुवत रेखा की ओर मिलकर यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया मिलता है। क्या मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन धाराओं के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं आएंगे। फिर भी आप लोग एक बात याद रखिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे सभी ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से कहाँ से चल रही है आप सबके लिए? मेरे द्वारा यह क्लास निःशुल्क है, देशहित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है। मैं अपने बचे हुए समय आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट आप लोग को बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। धाराओं से क्या लाभ होती है और क्या क्या हानियाँ होती हैं। चलिए देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या क्या है। जब धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज उष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का एक प्रयास है। माने जहाँ पे गर्म धाराएँ, जहाँ तट के जब गर्म धाराएं तट पर पहुंचती हैं तो वहाँ पे क्या होती है? तापमान बढ़ जाता है। ठंडी धाराएं अपने मार्ग में जो भी तट आते हैं वहाँ पे ठंडा कर देते हैं, जिससे वहाँ का मौसम शुष्क ठंडी। जैसे उदाहरण अटाकामा मरुस्थल पेरू की धारा की वजह से है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बनता है। अगर और हम देखें कि जो गर्म धाराएँ होती हैं ये अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं। जैसे उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है आपका। फिर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण होता है जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, जिससे शुष्क हवाओं के कारण वहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे बेंगुला की धारा, कालाहारी और फाकलैंड की धारा के कारण पैटागोनिया का मरुस्थल बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि और ठंडी गर्म जल धाराओं से मछली भी बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुतायत मिलती है। जब गर्म जल धारा ठंडी धारा आपस में मिलती है तो वहाँ पे व्युत्क्रम की दशा होती है, जहाँ पे घना कोहरा बनता है, यातायात में बाधा होती है। सागरी धाराएं समुद्र में विशाल महासागर की भांति हैं, जिसका समुद्री जलयान अनुसरण भी करते हैं। गर्म जल धाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र के बंदरगाह हिम नहीं जम पाते, बर्फ नहीं जम पाते, वर्ष भर खुले रहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में उनकी शाखाएं
पश्चिमी यूरोप को अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नॉर्वे धारा से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता रहता है। रूस का मुर्मुस्क बंदरगाह, जी हाँ, रूस का कौन सा धारा है, लिख लीजिएगा, मुर्मुस्क। मुर्मुस्क बंदरगाह कहाँ पर है, रूस में। ठीक है, कहाँ पर है, रूस में। यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश होने के बाद भी यह धारा के प्रभाव कारण वर्ष भर खुला रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पर एक मैप दिख रहा है, जो हरा वाला है, नीला है, वो ठंडी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, अलगुहास की धारा गर्म है, मेडागास्कर गर्म है, मोजाम्बिक की धारा गर्म है, सोमालिया की धारा गर्म है, सुशीमा की धारा गर्म है, क्यूरेशियो की धारा गर्म है, क्यूराइल की धारा और ओरिशियो की धारा ठंडी जल धारा है, नॉर्वे की धारा गर्म है, रेनेल की धारा गर्म है, इरिगिमेर की धारा गर्म है, कनारी की धारा देखिए ब्लू कलर ठंडी है, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, फ्लोरिडा गर्म है, एंटीलीजन धारा गर्म है, केरिंग की धारा गर्म है, कैलिफोर्निया ठंडी है, अलास्का गर्म है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है, वेनेजुएला की धारा ठंडी है, ब्राज़ील की धारा गर्म है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक तरह से एक नज़र दौड़ाकर आप इन धाराओं के नाम याद कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को सोशल मीडिया पर इंटरनेट से मिला हुआ, तो इंटरनेट पर आपको ये उपलब्ध होगा। फिलहाल हमने जो धाराएं थी वो पूरा पढ़ाने का प्रयास किया। धारा में इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा, न यहाँ से किसी से पूछा जाएगा। यह वीडियो देखिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अपने 10 साथियों तक पहुँचाइएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर आपको निःशुल्क लाइव मिल रहा है। कैसा क्लास है बताइएगा, आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। अगर ओरली आपको याद करना है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। महासागर अगर आपको जानना है तो मैं फिर से एक बार बता दूं, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। पहले मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर है, ये जो आपका दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये आपका प्रशांत है, ये भी आपका प्रशांत है, ये प्रशांत, ये आपका प्रशांत महासागर है। जैसे आपको पूछा ना किस महासागर में है, तो ये ठंडी गर्म आप लोग समझ लीजिएगा। और ये आपका हिंद महासागर है। यहां से लिखे ताकि हिंद महासागर। ठीक है, तो यहां से आपके परीक्षा में जो सवाल आते हैं उससे बाहर नहीं आएंगे। इतनी धारा अगर आपको याद है, जितना आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, बस चाहे तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। वैसे इसकी पीडीएफ हम आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे तथ्य पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। देख लीजिए, ये हिंद महासागर की धाराएं हैं जो प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आपके प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं हैं। फिर हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ लिया, और यहाँ पर हम धारा की उत्पत्ति के कारण क्या थे, यहाँ पे महासागरीय धाराएं कैसे जन्म लेती हैं वो मैंने आपको बता दिया, और ये विश्व का जो वितरण है वो हमने बता दिया। देख रहे हैं आप लोग महाद्वीप को, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये थी महासागरीय धाराएं। इसी के साथ अब क्लास हमारी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।